Hello everyone, welcome you all to JK Civil Services. So this is lecture second of our series जहाँ पे हम economics के basics cover कर रहे हैं. And before moving on to our today's lecture, let's first quickly recap कि हमने lecture 1 में क्या क्या पढ़ा था. Okay? So lecture 1 में हमने पढ़ा था कि GDP क्या होती है. क्या होती है GDP? कि जो भी goods and services produce होती है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो कोई इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कोई फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी. ओके, देन हमने पढ़ा था कि जीडीपी से अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है हमको, अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो हमको माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है. ओके, सिमिलरली हमने पढ़ा था जीएनपी क्या होता है. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी आपके नेशनल्स हैं, मतलब आपके जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो आपकी कंट्री में या फिर अब्रॉड में जाके जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं जीएनपी. ओके, अब अगर हमको जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो हमको क्या करना होगा, हमको प्लस नेट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज़ करनी होती है. तो यहाँ तक क्लियर हुआ. आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि जीएनपी से एनएनपी में जाते हैं हम, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना है जैसे हमने ऊपर किया. ठीक है, और ये क्या निकलता है हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस. ओके, तो अगर हमको एनएनपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, इसमें हमको क्या करना होता है, प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. प्लस सब्सिडीज हमने क्यों की, क्योंकि हमको मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब हमको फैक्ट्री के टाइम पे क्या कॉस्ट थी वो देखनी है. और फैक्ट्री में क्या होते हैं, इनपुट्स होती हैं. ठीक है, जो भी आपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी यूज़ की या जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया, वो क्या है, इनपुट है. और इनपुट पे हमेशा क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है. तो इसलिए हमको प्लस सब्सिडी करनी है. और इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट से कटता है, लेकिन हमको तो फैक्ट्री में जाना है, तो इसीलिए वहाँ पे हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे. तो ये वही चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें. ओके, सो अब हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, वो पढ़ेंगे आज हम. एंड देन विल सी सम एमसीक्यूज. ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ मॉस्बी. अब ये क्या चीज़ है, सीएसओ मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए सीएसओ कैलकुलेट करता है. ओके, देन बेस ईयर ऑफ जीडीपी वो है 2011 to 12. अब आपको ये बताना चाहिए कि बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्यों, हम बेस ईयर की बात कर क्यों रहे हैं. तो इन चीज़ों को समझते हैं अभी हम. नाउ देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज आर बेस ईयर एंड सेकेंड इज आर करंट ईयर. ओके, करंट ईयर मीन्स जो भी करंटली ईयर चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल 2021 का, सपोज करो 2021 का जीडीपी है 100 रुपीज़. ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि 2021 का जीडीपी है 100 रुपीज़. हमको ये चीज़ तो पता चल गई कि ठीक है इस साल कितनी जीडीपी है. बट अगर हमको फाइंड आउट करना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या किसी भी ईयर के कंपैरिजन में हमारी जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको तब पता चलेगा अगर हमको लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, मान लो अगर हमारे पास 2020 का डेटा है, हम बोलते हैं कि 2020 में 80 रुपीज़ जी थी एंड 2021 में 100 रुपीज़ जी है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इंक्रीमेंट हुआ है जीडीपी में, जीडीपी हमारी इंक्रीज़ की है. तो वो हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास एक बेस ईयर मौजूद है. ठीक है, तो इसीलिए हमको बेस ईयर से एडजस्ट करने की ज़रूरत है जीडीपी को, टू फाइंड आउट वेदर आर जीडीपी हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसका एस्टिमेशन प्रॉपर लेने के लिए हमको बेस ईयर की ज़रूरत होती है. फाइन, तो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. नाउ बेस ईयर टू कैलकुलेट जीडीपी वो हम यूज़ करते हैं 2011 to 2012. ओके, नाउ व्हाई दिस थिंग कि 2011 से 2012 ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम सिंपली ये क्यों नहीं बोल रहे कि बेस ईयर इज़ फॉर एग्जाम्पल 2011 और 2012 इज़ द बेस ईयर, ऐसा क्यों नहीं कह रहे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर. ओके, उसको समझते हैं हम पहले. सो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर क्या होता है, सिंपल एक ईयर होता है हमारा 1 जनवरी to 31 दिसंबर. ठीक है, एंड जब फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं वो होता है हमारा 1 अप्रैल to 31 मार्च.
ओके। सो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर का गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा यूज़ करती है टू शो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। ठीक है, पूरा इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब चीज़ें शो करने के लिए गवर्नमेंट जिस ईयर का डेटा यूज़ करती है दैट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। एंड वो ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है एक ईयर। ठीक है, एंड वाई ओनली 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे हु रूल्ड इंडिया फॉर अराउंड 200 ईयर्स, उन्होंने उनकी अपनी कंट्री में भी यही सिस्टम था कि फाइनेंशियल ईयर जो था वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च था। तो जब वो इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया, तो उन्होंने इंडिया का सिस्टम भी अपनी तरह लाइन कर दिया। ओके, तो इंडिया का भी फाइनेंशियल ईयर तब से 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही है। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ये चेंज नहीं किया। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्यों है ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट थिंग इज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस। अब ये जीडीपी एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब है कि करंटली जो भी चीज़ों के मार्केट में दाम चल रहे हैं, जो भी मार्केट प्राइस है इस टाइम चीज़ों पे, उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहेंगे जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस मतलब अगर आप कोई बेस ईयर आपने लिया है, मान लो आपने 2020 को अगर आपने बेस ईयर माना है, अगर उस हिसाब से आप चीज़ों के दाम देख रहे हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि इस साल हमने, मान लो 2021 में हमने 2 कार्स प्रोड्यूस की, एंड हमारी जो जीडीपी है, मतलब इस कार की अगर हम प्रेजेंट कीमत के हिसाब से देखें तो हमारी जीडीपी है 120 रुपीज़। ठीक है, एंड यही चीज़ अगर हम 2020 में देखते हैं तो 2020 में भी हमने क्या किया, 2 कार्स प्रोड्यूस की, बट उनकी कीमत उस टाइम पे कितनी थी, 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2020 में हमारी जीडीपी थी 100 रुपीज़। ओके, 2020 में हमारी जीडीपी थी 100 रुपीज़ एंड 2021 में हमारी जीडीपी हो गई है 120 रुपीज़। तो वी कैन सी कि यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिला है हमको जीडीपी में, बट क्या एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है? एक्चुअल में हम अगर देखें तो उस टाइम पे भी सिर्फ 2 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी, बट 2021 में भी सिर्फ 2 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है, देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है, जस्ट उनके प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। पहले जो 2 कार हमको 100 रुपीज़ में मिल रही थी, वो अभी हमको 120 रुपये में मिल रही है। ठीक है, मतलब एक कार की कीमत बढ़ी है, हमारी जीडीपी एक्चुअल में इंक्रीज नहीं की है। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेशन की वजह से एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ये इन्फ्लेशन ही है ना, महंगाई है ना, कि पहले 2 कार सबको सिर्फ 100 रुपीज़ की मिल रही थी, लेकिन अभी वही 2 कार सबको 120 रुपये की मिल रही है। तो 20 रुपये की महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन आई। इस इन्फ्लेशन की वजह से एक डिस्क्रिपेंसी होती है। ठीक है, हमको एक्चुअल में देखने को लगता है जस्ट कि ओके जीडीपी इंक्रीज करी हुई है, बट जो एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन या एक्चुअल इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इस डिस्क्रिपेंसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, देन हम इसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बेस ईयर, जो कि क्या है, अभी तो हमने एग्जाम्पल ली जस्ट 2020 की, बट एक्चुअल बेस ईयर हमारा क्या है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, वो है हमारा 2011 to 12। ठीक है, तो जब हम जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस को बेस ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा, हम कहेंगे कि हमने इस साल 2 कार्स प्रोड्यूस की 120 रुपीज़ की। ओके, तो मतलब 2 कार्स जो हैं अभी उनकी मार्केट प्राइस है 120 रुपीज़। ओके, एंड जो लास्ट ईयर मतलब जो हमारा बेस ईयर है, उस टाइम पे 2 कार्स की कीमत क्या थी, 100 रुपीज़। सो यहाँ से हमको समझ में आया, अच्छा, कि बेशक हमारा यहाँ पे ये 100 से 200 तो हो रहा है, बट यहाँ पे कार्स तो उतनी ही है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो नहीं रही। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। ओके, ये जो प्राइस चेंज हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में हमारी जीडीपी इंक्रीज की है। ठीक है, सो इसी डिस्क्रिपेंसी को हटाने के लिए हमने बेस ईयर से इसको कंपेयर कर लिया, एंड जब ये सब हमने कंपेयर किया तो बेस ईयर से एडजस्ट करने के बाद हमको मिलती है जीडीपी एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइसेस। ओके, एंड दिस इज द ऑफिशियल जीडीपी जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट ऑफिशियल जीडीपी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या वो जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस होती है,
या वो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस होती है। तो हमारा आंसर होगा कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हमारा जो जीडीपी है एक्चुअल में एक्सप्रेस करते हैं हम जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। क्यों करते हैं, रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाने के लिए, ठीक है, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया कि बेस ईयर से एडजस्ट करके। ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सो जो चीज़ अभी हमने कॉन्सेप्ट की फॉर्म में समझा उसी को हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि बेस ईयर टू कैलकुलेट जीडीपी वो होता है 2011 to 12। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सीधे यहाँ से बनेगा कि बेस ईयर जीडीपी का क्या है, तो वो है 2011 to 12। ओके, देन एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस हम ऑफिशियल जीडीपी लेते हैं या फिर कांस्टेंट वाली। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ कांस्टेंट मार्केट प्राइस वाली जीडीपी। ओके, दो क्वेश्चन ये बन गए। एंड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ। तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए। ओके, देन थर्ड फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। दिस वॉज गिवन बाय साइमन कुजनेट्स। ओके, ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, यू हैव टू रिमेंबर, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। देन फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया, वो हम किनको कहते हैं, प्रोफेसर आर.वी. राव। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अभी नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, वो चीज़ हम समझते हैं। ओके, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना अभी कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन होती है जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, जब चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेट करना कोई चीज़, इन्फ्लेट मतलब जैसे बैलून को भी बोलते हैं ना कि बैलून को इन्फ्लेट करो, उसको उसका साइज़ बड़ा करो। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ इन्फ्लेट करना, वो चीज़ बढ़ाना। ओके, एंड कोई चीज़ डिफ्लेट करना, वो उसका उल्टा हो जाता है। सो डिफ्लेट मीन्स उसका साइज़ कम करना। ओके, टू डिक्रीज द साइज ऑफ समथिंग या फिर प्राइस डिक्रीज करना, ये सब चीज़ें। सो डिफ्लेशन जो है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी जो हमने पढ़ी थी ना अभी कि करंट प्राइस पे जो जीडीपी होती है एक, ठीक है, और एक होती है कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सो जो करंट प्राइस पे जीडीपी होती है ना उसी को बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी, एंड जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी होती है उसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी क्या है, जो बेस ईयर से कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, जो रियलिटी वाली जो जीडीपी है, रियल एस्टिमेशन लेने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। इसको हम दोबारा से एक बार देखेंगे अभी। रियल जीडीपी जो बेस ईयर से एडजस्ट करके करते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं जीडीपी एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस। समझ में आया। देन नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर वाली है, और इसमें हमको देखने को मिलता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, एंड इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हमको जीडीपी इंक्रीज दिखती है, एक्चुअल में इंक्रीज नहीं होता जीडीपी का। ओके, एक्चुअल में जीडीपी 100 ही है, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हमको 120 या 150 मतलब इंक्रीज वे में दिख रही है। तो वो जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम करना है, उसको कम करना है। ये चीज़ इन्फ्लेट हो गई है, उसको हमने काट के कम करना है, उसको मतलब डिफ्लेट करना है। ठीक है, डिफ्लेट करना है, इसीलिए इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। एक ऐसा फॉर्मूला जो इन्फ्लेटेड जीडीपी है, जो कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमको जीडीपी दिख रही है, उसको हमने डिफ्लेट करना है, उसको हमने कम करना है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसकी लानी है, रियल वैल्यू लानी है, दैट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको कम करना है, मतलब उसको डिफ्लेट करना है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी करंट वाली जीडीपी है, करंट ईयर वाली जीडीपी है, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, जो कि हम करंट ईयर के साथ कोलैब करके देखते हैं। ठीक है, करंट ईयर के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं अपॉन रियल जीडीपी, जो कि हम बेस ईयर के साथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेस ईयर के साथ एडजस्ट करके जो जीडीपी है दैट इज़ रियल जीडीपी। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, इनटू 100 किया, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, डन। नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी? So there are 3 methods to calculate GDP. First we have is expenditure method, second income method, and third is production और GVA method, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो 3 मेथड्स है हमारे पास। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो है, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कितनी जीडीपी है। ठीक है,
इनकम मेथड, लोगों के पास कितनी इनकम आ रही है उन सबको काउंट करके सबको ऐड कर देंगे, दैट इज़ आर इनकम मेथड से जीडीपी हो गया। प्रोडक्शन मेथड, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी कॉस्ट ऐड करेंगे, दैट इज़ आर जीडीपी। एंड जीवीए मेथड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड, कि पूरी चीज़ प्रोड्यूस करते टाइम हर स्टेज पे आपने कितनी वैल्यू ऐड की उसको, उन सबको हम ऐड करके बताएंगे कि अच्छा हमारी इतनी जीडीपी है। ओके, तो हमारा फर्स्ट मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, इसका फॉर्मूला है चिग्सम, CIGXM, चिग्सम। ओके, चिग्सम क्या है? C इज़ कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन में आता है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब आपका जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है, जो भी आप घर का खर्चा करते हो, एंड जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका जो भी खर्चा आता है दैट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म वाली चीज़ लेते हैं ना, जैसे आपने नया घर बनवा लिया, आपने कोई नई कार ले ली, आपने कुछ ऐसी चीज़ ली जो कि आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने कोई नई चीज़ ली, कोई नई चीज़ बनवा रहे हो आप, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट जो है वो भी तो अपने ऑफिशियल्स को सैलरी वगैरह पे करता है, ठीक है, तो वो सब जो एक्सपेंडिचर है या जो नई नई स्कीम्स लाते हैं वो जो एक्सपेंडिचर है वो आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में। एंड एक्स मतलब एक्सपोर्ट एंड एम मतलब इम्पोर्ट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव साइन है, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये याद रखना है, बाकी सारे पॉजिटिव साइन हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्स्ट थिंग आती है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। तो हम कौन कौन से कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करना, यूज़ करना, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ को के कंजम्पशन को हम ऐड करेंगे जीडीपी में? पहला आता है जो कि आपने इंडियन मेड गुड्स, इंडिया में जो जो भी चीज़ें पड़ी है बनाई गई है, अगर आप उनको कंज्यूम करते हो तो वो भी जीडीपी में काउंट करेंगे। अगर आप कोई फॉरेन मेड गुड्स हैं वो आप इंडिया में कंज्यूम करते हो तो आप उसको भी काउंट करोगे एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, जीडीपी में। फॉरेन मेड गुड्स मतलब जैसे आपने कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट की, ठीक है, या आपने कोई चाइना का जो चाइनीज़ मेड कोई भी चीज़ आपने ले ली, मोबाइल इंपोर्ट कर लिया, वॉच इंपोर्ट कर ली जो कि जापान से बनी है या यूएसए से बनी है, तो उन चीज़ों को अगर आप इंडिया में कंज्यूम करते हो तो वो आपका कंजम्पशन में काउंट होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग हाउस है, मान लो आपका जो अभी घर है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, वो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो भी मतलब आप खुद तो कंज्यूम कर रहे हो ना, चाहे आपने उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ, लेकिन तब भी उसका एक नोशनल रेंट, क्या बोलते हैं इसको, नोशनल रेंट, मतलब एक एस्टिमेट करके हम काउंट करते हैं कि अगर इसको हम रेंटल वैल्यू पे देते, किसी को अगर हम रेंट पे देते ये रूम, तो इसकी कितनी वैल्यू आती, तो हम उस चीज़ को भी कंजम्पशन में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे आपने किसी और को रेंट पे नहीं दिया, लेकिन आप खुद तो कंज्यूम कर रहे हो ना उस चीज़ को, खुद तो यूज़ कर रहे हो, इसीलिए उस एग्जिस्टिंग हाउस की वैल्यू को हम कंजम्पशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन में ऐड करेंगे। अब एक चीज़ आती है कि अगर आपने जो नया हाउस बनाया है क्या वो कंजम्पशन में ऐड होगा? नो, क्योंकि नई चीज़ जब भी हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो न्यू हाउस को हम जीडीपी में तो इंक्लूड करेंगे लेकिन कंजम्पशन में नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कोई नई चीज़ है, ड्यूरेबल चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ में आएगी, तो इसीलिए उसको हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे, ना कि कंजम्पशन में। ओके, देन एक और एक्सेप्शन है कि क्या जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको हम काउंट करते हैं जीडीपी में? तो नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि देखो, अब मान लो ए पर्सन है कोई, उसने एक कार है वो बेच दी बी पर्सन को, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद में वो कार थोड़ी ख़राब हो गई, उसको रिपेयर वगैरह करा के इसने सेकेंड हैंड पे किसी सी बंदे को बेच दी, ठीक है। अब जब यहाँ पे इस पर्सन ने बी को बेची थी तो हमने ये जो शेयर ऑफ सेलिंग ऑफ कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, ये जब इस चीज़ को बेच रहा है, हमको पता है जब भी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू हम काउंट करते हैं जीडीपी में, ठीक है। तो एक बार हमने कार की वैल्यू को कर लिया काउंट जीडीपी में, लेकिन दोबारा से अगर हम उसको, जैसे सेकेंड हैंड पे ये इसको बेच रहा है, अगर दोबारा से हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना,
तो वो एक रियल एस्टिमेट नहीं मिल पाएगा। एक ही चीज़ को हम दो दो बार गिन रहे हैं, तो इसीलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स को अवॉइड करते हैं, उनको हम कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं वो जीडीपी में काउंट होती हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए नो। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमने देखा अभी कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो आपने काफ़ी सालों साल आप चीज़ को यूज़ करोगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, अगर वहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो अपना, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो टेंजिबल चीज़ों में भी हो सकती है, इनटेंजिबल चीज़ों में भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, चीज़ को टच कर सकते हो, जैसे आपने न्यू हाउस ले लिया, ठीक है, आपने न्यू कार ले ली, आपने कोई मशीन ले ली, आपने ट्रैक्टर ले लिया। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपकी टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, जैसे कि आपने पेटेंट राइट्स ले लिए। ठीक है, आईपीआर जिसको बोलते हैं। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट समझ लो कि पेटेंट राइट्स क्या होते हैं। आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की, ठीक है, आपने कोई प्रोसेस इन्वेंट किया कोई चीज़ को बनाने का, तो फिर आप उस पर अपना हक जमा लेते हो कि अच्छा 20 साल तक मुझे पेटेंट मिल गया कि इस चीज़ को कोई और प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, उसको सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस करूँगा और मुझे ही उसका बेनिफिट, मतलब जो भी पैसे वगैरह होंगे वो सब मुझे ही मिलेंगे, तो वो चीज़ हो जाती है पेटेंट। या फिर अगर आपने कोई ऐप वगैरह बनाने में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इनटेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, देन अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपने अगर कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है, आपने वो चीज़ अपने पैसे यहाँ पे लगाए, क्यों लगाए? ताकि आपको रिटर्न मिल सके, कोई बेनिफिट मिल सके। आप रॉ मटेरियल क्यों लेते हो? ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बना सको। ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि मैंने इन्वेस्ट किया। एक फार्मर है, फॉर एग्जांपल फार्मर ने अपने फील्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अपने खेतों में इन्वेस्ट किया, उसने फील्ड में जोताई वगैरह करी जो भी, ठीक है, फिर उससे सीड्स वगैरह डाले, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले, तो ये सब इन्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स इन्हीं को बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ कर रहा है ताकि एक फाइनल क्रॉप वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो एक फाइनल बेनिफिट लेने के लिए आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ कर रहे हो, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, देन अनसोल्ड इन्वेंट्री। अनसोल्ड इन्वेंट्री क्या होती है? मान लो आपने एक नई शॉप बनाई, ठीक है, तो उसमें सामान जितना भी आपने लाया बेचने के लिए, बहुत सारा सामान लाया आपने, ठीक है, लेकिन अभी ये सामान आपने बेचा नहीं है, अभी वो सारा सामान आपकी शॉप के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि अभी आपने वो बेचा नहीं है, वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया कि उसको बेच के आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी वो आपकी शॉप के अंदर ही पड़ा हुआ है, जब तक वो बिका नहीं है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट कहोगे। ये भी एक चीज़ होगी। उसके बाद जो आपने सेविंग्स की होती है इन द बैंक्स, या फिर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है, मतलब हम बोलते हैं कि शेयर्स में पैसा लगा दिया, उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी क्रैश हो सकती है, तो इसीलिए उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। एंड दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स अलग अलग चीज़ है। ठीक है, सेविंग्स जो है वो आपने जस्ट ऐसे ही पैसा संभाल के रखा हुआ है, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में नहीं लगाया हुआ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर रहे हो? किसी प्रोडक्टिव चीज़ में जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता रहे, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो मतलब सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। ठीक है, उसके बाद है हमारा वेजेस टू वर्कर्स। तो जब भी आपने मान लो कि आपने बिल्डिंग बनवानी है, तो वहाँ पे आपने बाकी रॉ मटेरियल लगाया, जो भी सीमेंट वगैरह लगा, आपकी ब्रिक्स लगी, जितनी भी चीज़ें लगी, वो आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, वो भी हमने कहा कि वो भी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड है। सिमिलरली जब आप वेजेस दे रहे हो वर्कर्स को, वर्कर्स जो है वो भी तो एक तरह की इंटरमीडिएट गुड है ना, यहाँ पे वो आपका एक साधन है आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उनको आप जो वेजेस पे कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपकी बिल्डिंग बने, आप अपने फ़ायदे के लिए, आपको मतलब उस बिल्डिंग से कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, और उसी में ये एक तरह का इंटरमीडिएट गुड यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। देन इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करता है ना, जो सैलरीज देता है अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसको हम गिनते हैं जीडीपी में, दैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम नहीं काउंट करते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में भी, कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही।
ठीक है। हम इसको जीडीपी में क्यों नहीं गिनते? अगर हम सिंपली बात करें तो जब भी हम ए से बी के पास पैसा जा रहा है लेकिन बी ए को कोई भी सर्विस या गुड प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो बिना किसी चीज़ को बेचे या ख़रीदे ए ऐसे ही अपना फ्री का मतलब इसको कुछ पैसा एक तरह का डोनेशन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। और इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते एंड इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी काउंट नहीं करते, ठीक है। बेशक वो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट लोगों को पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट जो है वो बेरोज़गारी भत्ता दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दे रही है, तो बेशक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन हम इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? इसको हम काउंट करेंगे कंजम्पशन में, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दिया उनको या पेंशन दी, तो वो लोग आगे जाके मार्केट में अपने डेली यूज़ की गुड्स लेंगे, ठीक है, अपने डेली खर्चे के लिए वो उनको खर्च करेंगे और उस खर्चे को हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो जब हमने एक बार इसको कंजम्पशन में काउंट कर लिया तो हम उसको फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या होता है? एक्स मतलब एक्स से आपको याद रखना है कि ये बाहर जा रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द कंट्री, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इंडिया से आपने कोई भी चीज़ बाहर भेजी वो हो गया एक्सपोर्ट। एंड इम्पोर्ट से आप याद रखो इन, इम मतलब इम और इन सेम साउंड करते हैं ना, तो कोई चीज़ इन आ रही है, कंट्री के अंदर आ रही है, तो जो जब आप कोई चीज़ कंट्री के अंदर लाते हो दैट इज़ इम्पोर्ट, एंड अगर आप चीज़ कोई कंट्री के बाहर भेज रहे हो दैट इज़ एक्सपोर्ट। ओके, सो और ये आपको फॉर्मूला पक्का याद रखना है, C + I + G + X - M। सो दिस इज़ एक्सपेंडिचर फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी। ओके, और जब भी हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं जीडीपी तो आंसर आता है हमारा करंट मार्केट प्राइस में, ठीक है, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस हमको मिलता है उस फॉर्मूला से, एंड बाद में इसको हम बेस ईयर से एडजस्ट करके कांस्टेंट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा मेथड आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होगा? जब हम जितनी भी इनकम हो रही है कंट्री में, जितने भी लोग इनकम कमा रहे हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा इनकम मेथड से जीडीपी, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमको पता होना चाहिए कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हो, जो भी नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो वो 4 फैक्टर्स के थ्रू होती हैं। पहला आपको लेबर चाहिए, लेबर मतलब जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो। देन आपको कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए आपको लगाने के लिए, बिना पैसे के काम नहीं होगा। देन एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब जो बिजनेसमैन है उसका एक दिमाग वाला बंदा भी चाहिए जो आइडियाज़ दे कि हमको कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कैसे चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। एंड लैंड चाहिए हमको, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए हमको लैंड चाहिए, हमको अगर कोई इंडस्ट्री बनानी है उसके लिए हमको लैंड चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम होती है, ठीक है, इनके रिलेटेड जो भी इनकम होती है, जैसे लेबर जो है, वर्कर जो काम कर रहा है उसकी इनकम क्या होगी? वेजेस, ठीक है, जो इनको डेली मिलती है या वीकली मिलती है जो भी। कैपिटल मतलब जो आपने पैसा लगाया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जैसे बैंक जो है वो लोन देता है, मतलब वो अगर किसी कैपिटल एसेट को बनाने के लिए लोन देता है तो मतलब वो क्या हो गया? बैंक ने अपना लोन दिया किसी को, ठीक है, मतलब वो बैंक की कैपिटल है। कैपिटल यहाँ पे है मतलब पैसा उसका, ठीक है, बैंक ने किसी को पैसा दिया, उसके ऊपर जब बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बैंक की इनकम हुई, ठीक है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर जो है, जो बिजनेसमैन है, उसकी इनकम क्या होगी? प्रॉफिट जो हो रहे हैं उसको बिजनेस में। एंड लैंड जो है वहाँ पे क्या इनकम होगी? जो लैंड के ऊपर हमको रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, इसको हम कहते हैं जीडीपी बाय इनकम मेथड, ठीक है। और ये जो इनकम मेथड वाला फॉर्मूला है ये हमको देता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके कर रहे हैं। फैक्ट्री में चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है उस हिसाब से उसके प्राइसेस देख रहे हैं, तो इसीलिए उसका फैक्टर कॉस्ट पे आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया, ठीक है, और इसीलिए ये आ रहा है हमारा फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस पे हम कब बोलते हैं? ये वाला एक्सपेंडिचर मेथड में मार्केट प्राइस पे क्यों किया था हमने? क्योंकि आप खर्चा कहाँ करते हो? आप मार्केट में जाके खर्चा करते हो ना, तो मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये सब काम फैक्ट्री में करते हैं, ठीक है। लेबर जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, पैसा जो है कैपिटल लग रहा है फैक्ट्री में लग रहा है, एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री में काम कर रहा है, लैंड जो है वो भी फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसीलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देगा ये हमको, ठीक है। देन थर्ड जो हमारा है
मेथड एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी यही मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ये इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेन जो आपको चीज़ याद रखनी है दैट इज़ प्रोडक्शन मेथड, या इसको बोलते हैं GVA मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड, क्योंकि यही इंडिया भी यूज़ कर रहा है GDP काउंट करने के लिए। तो ये हम डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, लेट्स सी दैट। अभी तक हमने देखा कि GDP क्या होती है, देन GDP टू NDP कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके, देन GDP टू GNP कैसे जाते हैं, प्लस नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड करके, ठीक है। देन GNP टू NNP कैसे करते हैं कन्वर्ट, माइनस डिप्रिसिएशन करके, देन NNP एट मार्केट प्राइस निकला ये। अब इसको NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा, ठीक है। वो हमने फर्स्ट लेक्चर में करा हुआ है, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर तो आप पहले वो लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देन इसी को हम बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यहाँ तक क्लियर है? देन हमने पढ़ा GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। डिफ्लेटर, हम इसको वर्ड क्यों डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई होती है तो उसके इम्पैक्ट को कट डाउन करने के लिए हम डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बेस ईयर क्या होता है एंड करंट ईयर क्या होता है, ठीक है। GDP को बेस ईयर से हम क्यों एडजस्ट करते हैं। देन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये पढ़ा। देन मेथड्स टू कैलकुलेट GDP, जिसमें हमने देखा कि 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड और GVA मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने देखा कि जैसे कुछ सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं उनको हम GDP में काउंट नहीं करते, वैसे ही अगर कोई न्यू हाउस है उसको हमें इन्वेस्टमेंट में काउंट करना होता है, ना कि कंजम्पशन में, ठीक है। उसी तरह से जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स होती है तो उनको हम कंजम्पशन में काउंट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट टू गिव फीडबैक, तो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो कि लेक्चर को कैसे इम्प्रूव करें। तो दिस इज़ इट, थैंक यू।